हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शुचि अग्रवाल और हम लोग अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान यानी एटीट्यूड एंड सोशल कोग्निशन विषय पढ़ रहे हैं। आशा करती हूं आपने इसका पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे। अभिवृत्ति की प्रकृति एवं घटक, अभिवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन, अभिवृत्ति व्यवहार संबंध। इस दूसरे वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे: पूर्वाग्रह एवं भेदभाव, सामाजिक संज्ञान, छवि निर्माण तथा गुणारोपण और समाजोपकारी व्यवहार। आइए शुरू करते हैं पूर्वाग्रह एवं भेदभाव से। सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं। नाना ये देखो, शील्ड, लेग, हेलमेट। होमवर्क हो गया? मम्मी ये देखो, फिर दाग लगा दिया। पापा ये लीजिए आपके घर जाने की टिकट। हेलो, या आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द ईमेल इन 5 मिनट्स। या गिव मी 5 मिनट्स, आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंट। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। घर घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है। पर कहता भी कैसे है। और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा। घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं। किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं। इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, अब कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। स्टूडेंट्स, अभी आपने एक एड देखा जिसमें बहुत ही अच्छे से दर्शाया है कि औरतों के प्रति रूढ़ धारणा यानी स्टीरियोटाइप कितना प्रचलित है। आज भी चाहे महिलाएं पढ़ लिख जाएं, नौकरी करें, भर घर के काम यही सोचा जाता है कि वो करेंगी। कोई भी ऐड देख लें, खाना बनाना, खाना खिलाना, कपड़े धोना, ये सारे काम महिलाएं करती हुई दिखाते हैं। महिला कार चालकों का भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है, परंतु हमारे एड्स ज्यादातर पुरुषों को ही कार खरीदते व चलाते दिखाते हैं। महंगी चीजें जैसे घर, कार पुरुष खरीदते हैं, वही सब्जी, कपड़ा जैसी कम मूल्य की चीजें महिलाएं खरीदती हुई दिखाते हैं। ये सब महिलाओं के प्रति हमारे स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस दर्शाता है। ये भारत में ही नहीं, विश्व में भी प्रचलित है। 1970 तक अमेरिका में केवल 5% महिलाएं ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करती थी। 70 और 80 के दशक में ब्लाइंड ऑडिशन शुरू हुआ, यानी पर्दे के पीछे से म्यूजिशियंस वाद्य बजाते थे ताकि जजेस को पता न चले कि वह पुरुष है या महिला। और इसका असर ये हुआ कि महिलाओं की संख्या बढ़कर ऑर्केस्ट्रा में 35% हो गई। लॉजिकली तो जजेस को वाद्य, चाहे वो बांसुरी हो या ट्रम्पेट, उसकी आवाज की क्वालिटी पर निर्णय लेना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता था। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे रूढ़ धारणा, स्टीरियोटाइप व पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस हमारे विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है, फिर वह चाहे औरतों के प्रति हो, जाति, धर्म या देश के प्रति। जर्मनी में नाजियों के द्वारा ज्यूस यानी यहूदियों के विरुद्ध किया गया प्रजाति संहार पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा का उदाहरण है, जो दिखाता है कि कैसे प्रेजुडिस, घृणा, भेदभाव निर्दोष लोगों को सामूहिक संहार की ओर ले जाता है।
पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस किसी विशिष्ट समूह के प्रति एक अभिवृत्ति है जो कि प्राय नकारात्मक होती है। और जैसे अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं, यानी संज्ञात्मक, भावात्मक और व्यवहार परक घटक, वैसे ही पूर्वाग्रह के भी तीनों घटक होते हैं। अनेक स्थितियों में विशिष्ट समूह के संबंध में रूढ़ धारणा यानी स्टीरियोटाइप पर आधारित होती है, यानी ये संज्ञात्मक घटक होता है। पूर्वाग्रह के साथ प्राय नापसंद या घृणा का भाव जुड़ा होता है जो कि भावात्मक घटक दर्शाता है। और पूर्वाग्रह भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन के रूप में सामने आता है जो कि व्यवहार परक घटक हुआ। अब इसके उदाहरण कई हैं, जैसे समाज में लिंग, धर्म, समुदाय, जाति, शारीरिक विकलांगता एवं बीमारियां जैसे एड्स पर आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार। अब पूर्वाग्रह के क्या क्या स्रोत होते हैं? सबसे पहले अधिगम, सहचर्य, पुरस्कार एवं दंड, दूसरों के प्रेक्षण, समूह या संस्कृति के मानक तथा सूचनाओं की उपलब्धता, ये सभी पूर्वाग्रह के निर्माण में सहायता देते हैं। वे लोग जिनमें सामाजिक अन्यता यानी कि सोशल आइडेंटिटी की प्रबल भावना होती है, अपनी अभिवृत्ति को और प्रबल बनाने के लिए बाह्य समूह यानी आउट ग्रुप के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। बलि का बकरा बनना यानी स्केपगोटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुसंख्यक समूह अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए अल्पसंख्यक समूह को दोषी ठहराता है। कभी कभी लोग एक रूढ़ धारणा को बनाए रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जब सभी लोग दूसरे समूह के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई सत्य तो अवश्य होगा। आखिर में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी स्वतः साधक भविष्योक्ति। कुछ स्थितियों में वह समूह जो पूर्वाग्रह का लक्ष्य होता है स्वयं ही पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ऐसा व्यवहार करता है जो पूर्वाग्रह को प्रमाणित करता है। अब पूर्वाग्रह को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सूचना एवं शिक्षा के प्रसार के द्वारा पूर्वाग्रह को नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही दोनों समूह के बीच संपर्क को बढ़ाना। परंतु ये युक्तियां तभी सफल होती हैं जब दोनों समूह एक कोऑपरेटिव कॉन्टेक्स्ट यानी सहयोगी संदर्भ में मिलते हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी संदर्भ में। समूहों के मध्य घनिष्ठ अंतःक्रिया एक दूसरे को समझने या जानने में सहायता करती है और साथ ही दोनों समूह की शक्ति या प्रतिष्ठा में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। समूह अन्यता यानी सोशल आइडेंटिटी की जगह अगर व्यक्तिगत अन्यता यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को विशिष्टता प्रदान करें तो पूर्वाग्रह नियंत्रित हो सकता है। सामाजिक संज्ञान। सामाजिक संज्ञान जो है उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सामाजिक वस्तुओं से संबंध सूचना को प्राप्त करने और उनका प्रक्रमण करने से जुड़े हैं। इसमें वो सभी प्रक्रिया आती हैं जो सामाजिक व्यवहार को समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायक होती हैं। सामाजिक संज्ञान मानसिक इकाइयों जिन्हें हम स्कीमा कहते हैं उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। एक स्कीमा योजना की एक ऐसी मानसिक संरचना है जो किसी वस्तु के बारे में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा, नियमों का समूह या दिशा निर्देश प्रदान करती है। स्कीमा संवर्ग या वर्ग यानी कैटेगरी या क्लास के रूप में होती है। स्कीमा जो संवर्ग के रूप में कार्य करती है उन्हें आधारूप या प्रोटोटाइप कहा जाता है। सामाजिक संज्ञान में वे संवर्ग आधारित स्कीमा जो लोगों के समूह से संबंध होते हैं उन्हें हम स्टीरियोटाइप या रूढ़ धारणा कहते हैं। मान लीजिए आपको एक ग्रुप जी को परिभाषित या डिफाइन करना है। यदि आप इस ग्रुप के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं या मिले हैं तो संभव है आप जी समूह के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करेंगे। यदि आपने जी समूह के बारे में पॉजिटिव बातें सुनी हैं तो पूरे ग्रुप के बारे में आपका स्कीमा पॉजिटिव होगा। वहीं अगर नकारात्मक बातें सुनी है तो पूरा स्कीमा नेगेटिव स्टीरियोटाइप के रूप में होगा। अब आपने जो निष्कर्ष निकाला है वो लॉजिकल थिंकिंग या डायरेक्ट एक्सपीरियंस की वजह से नहीं है,
बल्कि उस समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार पर होंगे। अगली बार आप जब वास्तव में जी ग्रुप के सदस्य से मिलेंगे तो उसके प्रति व्यवहार एवं छवि आपकी रूढ़ धारणा या स्टीरियोटाइप से प्रभावित होगी। छवि निर्माण एवं गुणारोपण यानी इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन। हर सोशल इंटरैक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया मिलने वाले व्यक्ति की छवि बनाने से शुरू होती है। व्यक्ति को जानने व समझने की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है छवि निर्माण यानी इंप्रेशन फॉर्मेशन और दूसरा है गुणारोपण यानी एट्रीब्यूशन यानी कारण देना। वो व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे परसीवर या प्रत्यक्षकर्ता कहते हैं और वो व्यक्ति जिसके बारे में छवि बनाई जाती है उसे लक्ष्य या टारगेट कहा जाता है। प्रत्यक्षकर्ता लक्ष्य के गुणों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है तथा लक्ष्य के बारे में निष्कर्ष निकालता है। गुणारोपण में प्रत्यक्षकर्ता व्याख्या करता है कि लक्ष्य ने किसी विशिष्ट प्रकार से व्यवहार क्यों किया। छवि निर्माण एवं गुणारोपण में जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हैं प्रत्यक्षकर्ता को उपलब्ध सूचनाओं की प्रकृति, प्रत्यक्षकर्ता के सामाजिक स्कीमा, प्रत्यक्षकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं यानी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और परिस्थिति जन्य कारक यानी सिचुएशनल फैक्टर्स। छवि निर्माण में 3 उप प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले चयन। हम लक्ष्य व्यक्ति के बारे में सूचनाओं की कुछ इकाइयों को ही ध्यान में रखते हैं। फिर चयनित सूचनाएं एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से जोड़ी जाती हैं जिसे संगठन कहते हैं और हम इससे इस बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि लक्ष्य किस प्रकार का व्यक्ति है। छवि निर्माण को कुछ विशिष्ट गुण अन्य शील गुणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। जैसे जिस क्रम या अनुक्रम में सूचना प्रस्तुत की जाती है छवि निर्माण उससे प्रभावित होता है। अक्सर देखा गया है कि पहले प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रभाव बाद में दी जाने वाली सूचना से अधिक प्रबल होता है। इसे प्रिमेसी इफेक्ट कहते हैं। पर अगर रिसीवर को कह दिया जाए कि वो सब सूचना या इंफॉर्मेशन पर ध्यान दे ना कि केवल पहली, तब रीसेंसी इफेक्ट यानी आसन्नता प्रभाव का असर ज्यादा प्रबल होता है। हेलो इफेक्ट यानी परिवेश प्रभाव। सोचने की एक प्रवृत्ति होती है कि एक लक्ष्य व्यक्ति जिसमें सकारात्मक गुणों का एक समूह है उसमें उस समूह से जुड़े दूसरे गुण भी होने चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में सुने कि वो बहुत सुव्यवस्थित यानी टाइडी और पंक्चुअल है तो हम ये भी सोचने की संभावना है कि वह परिश्रमी या हार्ड वर्किंग भी होगा। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। गुणारोपण या एट्रीब्यूशन। एक छवि बनाने के बाद हम अक्सर व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को बताने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब हम व्यक्ति के व्यवहार के लिए कारण देते हैं तो हम कारणों को मुख्य रूप से आंतरिक यानी इंटरनल या बाह्य यानी एक्सटर्नल के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम ए को बी को मारते हुए देखते हैं तो हम इस व्यवहार का कारण इस प्रकार दे सकते हैं। पहला, ए ने बी को मारा क्योंकि वह उग्र स्वभाव का है, यह आंतरिक वजह हुई यानी इंटरनल। दूसरा, ये भी कह सकते हैं कि बी ने ए के साथ गलत व्यवहार किया इसलिए ए ने मारा, यह एक्सटर्नल या बाह्य कारण हुआ। लोग सफलता व असफलता का गुणारोपण करते हैं तो कारणों को इंटरनल, एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य या स्थायी और अस्थायी कारकों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। स्थायी कारक वो होते हैं जो समय के साथ बदलते नहीं हैं और अस्थायी कारक वो होते हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं। वाइनर ने इसका वर्गीकरण किया है जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें आंतरिक कारक जो अस्थायी है वो है योग्यता और आंतरिक कारक जो अस्थायी है वो है प्रयास और कठोर परिश्रम। वहीं बाह्य कारक जो स्थायी है वो भाग्य और बाह्य कारक जो अस्थायी है वो कार्य की विशेषताएं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या मूल गुणारोपण त्रुटि। गुणारोपण करते समय लोग अक्सर आंतरिक फैक्टर्स को ज्यादा महत्व देते हैं।
इसे हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। सफलता व असफलता के लिए गुणारोपण में फर्क होता है। लोग सफलता का कारण आंतरिक फैक्टर्स को देते हैं जैसे योग्यता और परिश्रम, और असफलता कारण अक्सर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देते हैं जैसे भाग्य या कार्य कठिनता आदि। एग्जाम्स में अगर आपके कम मार्क्स आए तो आप क्या कहेंगे? यह इसलिए हुआ क्योंकि भाग्य अच्छा नहीं था, अक्सर यही कहा जाता है। परंतु अगर अच्छे आते हैं, अच्छे नंबर्स आते हैं, तो इसका गुणारोपण हम योग्यता या अपने परिश्रम पर करेंगे। वहीं दूसरी ओर आपका सहपाठी अगर अच्छे मार्क्स पाता है तो आप उसकी सफलता को अच्छे भाग्य पर आरोपित करेंगे, और अगर कम अंक लाता है तो उसमें कहेंगे कि योग्यता की कमी थी। इसे हम एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी कर्ता प्रेक्षक प्रभाव कहते हैं। एक्टर ऑब्जर्वर में अंतर का मूल कारण यह है कि लोग दूसरों की तुलना में अपनी एक अच्छी छवि बनाना चाहते हैं। इस चैप्टर के शुरू होने में ही हमने पढ़ा था कि हमारा परफॉर्मेंस या निष्पादन लोगों की उपस्थिति की वजह से प्रभावित होता है। इसे सोशल फैसिलिटेशन या सामाजिक सुकरीकरण कहते हैं। नॉर्मन ट्रिपलेट ने 1897 में देखा कि लोग दूसरों की उपस्थिति में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस या निष्पादन करते हैं। जैसे साइकिल अकेले चलाने की तुलना में जब दूसरों के साथ साइकिल चलाते हैं तो बेहतर निष्पादन होता है, और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले अराउजल। व्यक्ति अराउजल का अनुभव कर रहा है जो व्यक्ति को अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करने में योग्य बनाती है। यह व्याख्या जायंस ने दी थी। अराउजल इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसे कॉट्रेल ने इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन कहा था, यानी मूल्यांकन बोध। हम प्रशंसा पाना चाहते हैं और आलोचना का परिहार करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा निष्पादन करते हैं। कार्य की प्रकृति या नेचर ऑफ द टास्क भी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। सरल कार्य में व्यक्ति को पता होता है कि अच्छे से कार्य कर लेगा और उसे पुरस्कार मिलेगा, इसलिए लोगों की उपस्थिति में सरल कार्य में निष्पादन ज्यादा अच्छा होता है। परंतु अगर कार्य कठिन है तो व्यक्ति को गलती करने का भय रहता है और साथ ही दंड मिलने का भय होता है। इसलिए कठिन कार्य वो अकेले में जब करता है तो उसका निष्पादन ज्यादा अच्छा होता है। सोशल लोफिंग यानी सामाजिक श्रमावनियन। अगर आप ताली अकेले में बजा रहे हैं या 4 लोगों के साथ ताली बजा रहे हैं तो किस में ज्यादा एफर्ट लगेगा? अकेले में। वो इसलिए क्योंकि जब 4 और लोग कार्य करते हैं तो दायित्व का विसरण हो जाता है और लोग कम प्रयास करते हैं। इसे हम सोशल लोफिंग कहते हैं। समाजोपकारी व्यवहार यानी प्रो सोशल बिहेवियर अब हम पढ़ेंगे। आइए उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं।เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน इस वीडियो में आपने अभी देखा कि एक व्यक्ति सबकी मदद कर रहा है बिना किसी आत्महित के भाव के। उसको किसी से अपेक्षा नहीं है कि कोई वापस उसके लिए कुछ मदद करेगा। इसे समाजोपकारी व्यवहार करते हैं, यानी दूसरों का भला करना एवं उनके लिए सहायक होना। जैसे अपनी चीजें दूसरों को बांटना, दूसरों के साथ सहयोग करना, सहानुभूति दिखाना, दूसरों का समर्थन करना, दान करना, ये सब प्रो सोशल बिहेवियर के उदाहरण है।
इसमें दूसरे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना या उनका भला करना ही लक्ष्य होता है और बदले में किसी चीज की अपेक्षा नहीं की जाती। ये व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा यानी वॉलंटरी किया जाता है, यानी बिना किसी दबाव के। इसमें सहायता करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। समाजोपकारी व्यवहार जो है वो एक सहायता करने की नेचुरल टेंडेंसी है और समाजोपकारी व्यवहार अधिगम से प्रभावित होता है। यानी जो लोग ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जो लोगों की सहायता करने का आदर्श स्थापित करते हैं, उनमें समाजोपकारी व्यवहार ज्यादा होता है, क्योंकि वो दूसरों को देख के, अपने माता पिता को देख के ये व्यवहार सीखते हैं। समाजोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किन परिस्थितियों एवं किन प्रेरणाओं के कारण लोग दूसरों की मदद करते हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक कारक। कुछ कल्चर्स या संस्कृति में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जिसकी वजह से यह व्यवहार डेवलप हो जाता है। समाजोपकारी व्यवहार उस समय भी दिखता है जब कोई सामाजिक मानक यानी सोशल नॉर्म सक्रिय होता है, जिसमें दूसरों की सहायता करने की आवश्यकता या मांग होती है। प्रो सोशल बिहेवियर यानी समाजोपकारी व्यवहार के संदर्भ में 3 मानकों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्व। हमें किसी अन्य कारक पर विचार किए बिना उनकी मदद या सहायता करनी चाहिए जो मदद चाहते हैं। हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन्होंने हमारी सहायता पहले की है, यानी रेसिप्रोसिटी या परस्परता। और हमें तब दूसरों की सहायता करनी चाहिए जब हमें लगे कि ऐसा करना सही या उचित है, यानी इक्वालिटी या समानता। समाजोपकारी व्यवहार उस व्यक्ति की प्रत्याशित प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है जिसकी सहायता की जा रही है। यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग दूसरों को पैसा देने में हिचकिचाएं क्योंकि उन्हें लगे कि कहीं वह व्यक्ति अपमानित ना महसूस करे, तो दूसरे की प्रतिक्रिया की वजह से हम उसका इफेक्ट हमारे समाजोपकारी व्यवहार पर पड़ता है। दूसरी चीज है कि उन लोगों में प्रो सोशल बिहेवियर प्रदर्शित होने की संभावना अधिक होती है जिसमें एम्पैथी होती है, यानी सहायता पाने वाली व्यक्ति की परेशानी या कष्ट को अनुभव करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे मदर टेरेसा थी या बाबा साहब अम्बेडकर इसके उदाहरण हैं, जिनमें एम्पैथी बहुत ज्यादा थी और वो लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। समाजोपकारी व्यवहार ऐसे कारणों में कम हो सकता है जैसे खराब मनस्थिति, अपनी ही समस्याओं में व्यस्त रहना, या ये भावना की सहायता दिए जाने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। समाजोपकारी व्यवहार उस समय भी कम हो सकता है जब दर्शकों की संख्या 1 से अधिक हो, यानी दायित्व का विसरण हो, यानी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कभी कभी सड़क दुर्घटना या रोड एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति को सहायता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि घटना स्थल पर बहुत लोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि सहायता देना उसका अकेले की जिम्मेदारी नहीं है और दूसरा व्यक्ति यह जिम्मेदारी ले सकता है, यानी यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व का विसरण होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सामाजिक व्यवहार के कुछ रूपों की झलक मिली। उम्मीद है आपको पूर्वाग्रह एवं भेदभाव, सामाजिक संज्ञान, छवि निर्माण तथा गुणारोपण और समाजोपकारी व्यवहार के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।